दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, इस वक्त पूरा विश्व क्रिकेट के खुमार में मस्त है। हमारा देश भारत भी, जो कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है, लेकिन वो अपने दोनों मैचेस हार चुका है। इसके पीछे के क्या रीजन है और क्या संभावना है भारत की विश्व कप की प्रतियोगिता में फिर से वापस आने के, इसके बारे में हम बात करेंगे मशहूर कॉलम निगार डॉक्टर सलीम खान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सलीम साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो सबसे मजबूत टीम थी, जैसे कि इंजमामुल हक जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि विश्व कप का ये 2020 का जो कप चल रहा है उसमें सबसे मजबूत दावेदार भारत है। लेकिन भारत ही विश्व कप के 2 मैचेस बड़े हार चुका है और लगभग इस कगार पे है कि कभी भी वो विश्व कप से बाहर जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या संभावना है भारत की फिर से वापस स्टेज पे आने के लिए? देखिए, असल में भारत के पहले दोनों मुकाबले सबसे ज़्यादा जो इस पूल में ताकतवर टीमें थी, जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये 2 बड़ी टीमें हैं। बाकी तो अफ़गानिस्तान है, स्कॉटलैंड है, नामीबिया है, छोटी टीमें। तो पहले दोनों मैच इन ताकतवर टीमों के साथ हो गए और भारत जो है वो उन दोनों में हार गया। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ हार नहीं हुई, बल्कि भारत की हार बहुत करारी हार हुई। जैसे पाकिस्तान के साथ 10 विकेट से हार गया, यानी उनका एक भी विकेट हम गिरा नहीं सके और उन लोगों ने ये तो उन्होंने इतिहास रच दिया। इतिहास में पहली बार हम वर्ल्ड कप में हारे और इतनी बुरी तरीके से हार गए। हम लोग 29 साल से उनके साथ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और हम कभी नहीं जीते। 12 मैचेस जो है वो हुई है और पहली बार वो लोग जीते और 10 विकेट से जीते। इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ वो भी एक तरफा मैच था। उसकी वजह यह है कि भारत ने जो है वो कुल 110 रनों का टारगेट दिया। एक किसी साहब ने कार्टून बनाया था कि 110 रुपये में तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलता है, तो 110 रन से जो है वो हम कैसे वर्ल्ड कप का जो है वो जीत सकते हैं। खैर, वो तो एक कार्टून की बात है। तो उसमें भी आप ये देखें कि 18 ओवर तक न्यूजीलैंड की सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी, यानी चौथे ओवर में एक विकेट गिरी और उसके बाद कोई दूसरी विकेट गिरी नहीं। 18 ओवर में जाके दूसरी विकेट गिरी और उन्होंने बड़े आराम से 8 विकेट से वो मैच जीत दिया। तो ये चीज़ जो है वो क्रिकेट का खेल ऐसा है कि उसमें आप कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट के बारे में ये बात कही जाती है, राजनीति के बारे में कही जाती है, संभावना हो काफी सारी कि जब तक कि आखिरी बॉल न गिर जाए तब तक कुछ भी हो सकता है। जी। लेकिन इतने बड़े फर्क के साथ भारत हारेगा, यानी 10 विकेट से 8 विकेट से, इसकी उम्मीद जो है वो किसी को नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मायूसी आई है। अब आपने जो पूछा कि भारत के वापस सेमीफाइनल में आने की संभावना है, लेकिन इसके लिए ये है कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से भी जीत चुका, यानी वो 6 पॉइंट लेके टॉप ऑर्डर में है, तो उसका तकरीबन सेमीफाइनल में जाना तय है। अब न्यूजीलैंड को अगर अफगानिस्तान हरा दे और भारत अपने बाकी के सभी मैच ज़्यादा फर्क से जीते, क्योंकि भारत का रन रेट भी कम है, तो अगर न्यूजीलैंड और भारत जो है वो बराबर पॉइंट से आ जाते हैं, यानी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए और भारत जो है वो बाकी तीनों मैच जीत जाए, तो पॉइंट्स तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड का रन रेट अच्छा है, तो भारत को बड़े फर्क से ये सब मैच जीतने पड़ेंगे तीनों, ताकि भारत का रन रेट न्यूजीलैंड से अच्छा हो और बराबर पॉइंट होने के बावजूद भी जो है वो इंडिया सेमीफाइनल में चले जाए पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि ज़्यादा रन रेट से भारत को बाकी के मैचेस जीतने पड़ेंगे, और आपने अभी बोला कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे, तो आपको लगता है भारत तो हो सकता है कि आने वाले मैचेस जो है ज़्यादा रन रेट से जीत जाए, लेकिन क्या इसकी संभावना है कि अफगानिस्तान भी न्यूजीलैंड को ज़्यादा हरा सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि भारत जो है वो 2 टीमें जो स्कॉटलैंड और नामीबिया है उसको तो बड़े रन से हरा देगा, इसकी बहुत संभावना है और सबको यकीन भी है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम जो है वो ऐसी कमज़ोर भी नहीं है और क्योंकि बड़े बड़े कमाल भी वो भी कर रही है। वो लोग भी, उनके पास जो है वो दुनिया का एक सबसे अच्छा स्पिनर है, राशिद खान जो है उसका शुमार दुनिया के अच्छे स्पिनर्स में होता है। दूसरी बात है कि उनका जो विकेट कीपर है उसने भी जिस तरह से कैच लिया तो लोग हैरान रह गए कि एक 90 किलो का प्लेयर जो है वो इस तरह से कूद के ले सकता है। उनके कैप्टन का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो भारत जो है वो अफगानिस्तान को बहुत बड़े गैप से हराना, इसके लिए भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक बात। और अफगानिस्तान कितनी भी ताकतवर हो तो उसके लिए न्यूजीलैंड को हराना बहुत मुश्किल है। तो क्रिकेट तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो ये भी चमत्कार हो सकता है, कोई ये नहीं नकार नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता।
फिर ऐसा कुछ टीमें ऐसी हैं क्रिकेट की दुनिया में जो कभी भी चमत्कार करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, ये कभी भी जो है कुछ उलटफेर करने की सिचुएशन में रहता है। ऐसी बांग्लादेश भी है, कभी भी आप बांग्लादेश जैसी टीम को भी कभी कम नहीं आ सकते, बड़े बड़े वंडर्स करते रहते हैं। अफगानिस्तान का भी नाम उन्हीं टीमों में शामिल किया जा रहा है कि जो कभी भी कुछ भी वंडर्स कर सकते हैं। नहीं, अभी अफगानिस्तान का, इवन बांग्लादेश का भी नाम उनमें नहीं है। अच्छा। देखिए, जैसे जो सीरीज़ होती है जिसमें 5 मैच खेले जाते हैं, 6 मैच खेले जाते हैं, किसी कंट्री में टूर कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो ऐसा होता है। लेकिन जब वर्ल्ड कप लोग खेलते हैं तो उसमें उसके प्रेस्टीज का मामला ज़्यादा होता है, तो वहाँ इस तरह के चमत्कार होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो जो बड़ी टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या साउथ अफ्रीका है, या इंडिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, ये 6 बड़ी टीमों के बारे में कह सकते हैं कि भाई इनके अगर 6 विकेट गिर गए तो भी आखिरी 4 लोग मार लेंगे, या ये कि शॉर्ट रन है तो विकेटें गिरा देंगे, यही सब चमत्कार ये लोग करते हैं। लेकिन बाकी जो टीमें होती हैं, छोटी छोटी, स्कॉटलैंड हो गई, नामीबिया हो गई, और भी जो इवन अफगानिस्तान को उसमें शामिल कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ा चमत्कार करना ज़रा मुश्किल था काम। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम अपने दोनों मैचेस हार चुके हैं, तो भारत की जो टीम है उसका मोरल भी डाउन है, तो ऐसे में आपको लगता है कि बड़े रन रेट के साथ क्या हम वाकई में जीत सकते हैं, या ऐसा ना कहीं हो कि हमारा मोरल इतना डाउन हो गया हो कि हम इनसे भी कहीं ना खुदा न खास्ता हार जाएं और बाहर हम हो जाए? देखो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्रिकेट है। इसमें ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो आपको याद होगा वर्ल्ड कप में ये बात हो चुकी है कि इंडिया जो है वो कपिल देव ने, जो कि ऑलराउंडर थे, लेकिन बहरहाल वो अच्छे पहले बॉलर थे, उन्होंने जो है वो 100 से ज़्यादा रन बना दिए, जबकि इंडिया के 3-4 बड़े बड़े विकेटें जो है वो गिर चुकी थी। और इंडिया ने वेस्ट इंडीज़, जो कि पहले 2 वर्ल्ड कप में 50 ओवर का मैच में, 20 की बात नहीं कर रहा, वनडे में पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीते, और उसके बाद इंडिया जो है वो पीछे से आई। इंडिया का तो नंबर बहुत नीचे रहता था, लेकिन उसने वेस्ट इंडीज़ को वर्ल्ड कप में हरा दिया। तो क्रिकेट में ऐसा होता है, और इंडिया की जो टीम है उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसके अंदर बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो ये सब के चलते आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एकाग्रता, बहुत ज़्यादा यकसुई के साथ खेलना पड़ेगा, और बहुत अच्छी टीम स्पिरिट के साथ खेलना पड़ेगा। और दूसरे जो पब्लिक है, जो सपोर्टर्स है, उनको भी जो है वो टीम का मॉरल ऊंचा रखना पड़ेगा, उनका हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। तो ये तमाम फैक्टर मिल जाए तो हो सकता है कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में आ जाए, फाइनल जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने शुरू में बात किया कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि भारत पाकिस्तान से विश्व कप के मुकाबले में इतनी बुरी तरीके से हारा है, ये भी इतिहास भारत की टीम ने रच दिया है। आपको क्या लगता है उस मैच में कहाँ गलती हो गई कि जो हम इस तरीके से हार गए? आप 1-2 पॉइंट्स के उजागर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कि कहाँ उस दिन उस मैच में कहाँ क्या डिसीजन लेने में गलती हो गई कि इतनी बड़ी हार हमें देखनी पड़ी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस होते हैं 50-50 वाले, उसमें पाकिस्तान भी कई बार जीता है, इंडिया भी जीता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुका है, इंडिया भी वर्ल्ड 2020 में पाकिस्तान कभी नहीं जीता था। अच्छा। तो ये जो 2020 का मामला है पिछले 29 सालों का, इसमें पाकिस्तान ने पहली बार जीता। अब इसमें जो पहली बात हुई, आप ये देखें कि ये जो ग्राउंड है दुबई का, इसका इतिहास ये है कि पिछले 19 मैच में 15 बार ऐसा हुआ कि जिसने पहली बार बैटिंग किया वो हार गया। अच्छा। और कोहली ने इत्तेफाक से दोनों टाइम टॉस हार गया, वो तो किसी के इख्तियार में नहीं रहता, और वो दूसरे ने टॉस जीता, उसने पहले बैटिंग करने के लिए, वो तो उनके इख्तियार में रहता है। तो वो तो अब उसकी एक तो वो एक फैक्टर आ गया। दूसरी बात ये है कि इंडिया का जो टोटल था 150, वो कोई बहुत ज़्यादा 152 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। तो ये एक मामला रहा, इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। और तीसरे ये कि पाकिस्तान के जो प्लेयर आए वो उन्होंने बहुत कूल माइंड से खेला, उन्होंने अपना संयम रखा, और इत्मीनान से रन बनाते हुए वो बगैर किसी प्रेशर में आए, उन्होंने वो टारगेट को अचीव कर लिया।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक अच्छी स्पोर्टमैन जो स्पिरिट होती है वो ये होती है कि अगर हम कभी मैच हार जाते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करें और सामने वाला जो मैच जीतता है उसको भी हम एक्सेप्ट करें कि हाँ इसके अंदर कुछ खूबी थी जिसकी वजह से ये मैच जीत गए। तो इस भावना से अगर हम पाकिस्तान को देखें और ये एक्सेप्ट करें कि ठीक है हम हार गए लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा खेला इसीलिए वो जीते, तो आपको क्या लगता है कि उस दिन के मैच में पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी थी, क्या प्लस पॉइंट था ऐसा कि उन्होंने हमें हरा दिया? नहीं, क्या क्या खेल है भाई। देखो, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा ही, मैं बता दिया। और जहाँ तक आपने ये कहा, आप ये देखें कि भारत के जो कप्तान है विराट कोहली, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वहाँ पे मुबारकबाद दी क्योंकि वो ग्राउंड पे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अप्रिशिएट किया गया इस चीज को, और जिस हिसाब उन्होंने से बड़े खुले दिल से उसके कैप्टन को मुबारकबाद दी, उसकी तस्वीरें भी आई। तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड है किसी भी अच्छे प्लेयर से, किसी भी बड़े प्लेयर से, वो तो हमारे कैप्टन ने किया। तो इसमें कोई कमी नहीं रखी। और मैं समझता हूँ कि हर अच्छे प्लेयर को ऐसा ही होना चाहिए, उसको इस तैयारी के साथ मैदान में जाना चाहिए कि हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। तो अगर हार हो गई तो सामने वाले को मुबारकबाद दे दो, और अगर जीत गए तो सामने वाले से मुबारकबाद ले लो। ठीक है। ये तो डॉक्टर साहब बात हो गई अच्छे इस स्पोर्टमैन स्पिरिट की, जो कि हमारे विराट कोहली जी ने जिसका मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उनको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन हमने ये देखा कि वो मैच हारने के बाद जिस तरीके से भारत में विराट कोहली को लेकर के, उनके टीम को लेकर के जिस तरीके से अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, और विराट कोहली जब मैच जिताते थे तो उनको भगवान बना दिया जाता है, लेकिन ये अब जब वो हारने लगे हैं तो उनको गालियाँ दी जा रही हैं, और यहाँ तक कि आ रहा है कि उनकी छोटी बच्ची को के लिए भी कुछ अपशब्द बोले गए हैं। और ये भी सर देखने पे आया कि समी, जिसने कि बहुत सारे मैचेस हमारे इंडिया को जिताए हैं, उनको भी पाकिस्तान भेजने की और गद्दार देशद्रोही भी कहा जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो जनता है उसकी एक्सपेक्टेशन भारत की टीम से बहुत ज़्यादा हो गई। तो उनको ये लगता ही नहीं कि हम हार सकते हैं, हमारी टीम कभी हार सकती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को के खिलाफ जो भावना बना हुई है, उसमें हम लोगों ने ये सोच लिया है कि पाकिस्तान तो इतनी ख़राब देश है, इतनी ख़राब उनकी टीम है कि वो कभी जीत ही नहीं सकती। तो एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। नहीं, एक टीम ऐसी है जिसके बारे में आप सोचते हो वो हार नहीं सकती, एक टीम ऐसी है जिसके बारे में आप सोचते हो कि वो जीत ही नहीं सकती। अब अगर उल्टा हो गया तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन ध्वस्त हो गई। जब इंसान की एक्सपेक्टेशन ध्वस्त होती है तो उसको फ्रस्ट्रेशन आता है, उसको गुस्सा आता है, और वो गुस्सा किसी न किसी पे निकालता है। पहला तो गुस्सा वो कश्मीरी छात्रों पे निकला। कश्मीर में हमेशा इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, इसको लोग इग्नोर करते रहे, लेकिन अब उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया आपने, उन लोगों पे जो है वो गद्दारी का, सेडिशन का केस लगा दिया। जबकि अभी जो हमारे चीफ एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं गुप्ता, उन्होंने कहा कि भाई वो काम गलत हो सकता है, लेकिन हर काम वो जो गलत हो वो अपराध नहीं होता, जुर्म नहीं होता। और इतना बड़ा जुर्म नहीं हो सकता किसी के स्टूडेंट का कि आप उसको देशद्रोही किसी को भी नहीं बना सकते। लेकिन जिस तरह की साइकोलॉजी, जिस तरह की साइकी पैदा की जा रही है कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो आके कह देते कि हम 330 सीट इसलिए नहीं लाए कि किसी को अपने खिलाफ बोलने दें। तो अगर ऐसा ही है तो आप जो आपके कैप्टन ने मैदान में पाकिस्तान के प्लेयर को मुबारकबाद दे दिया तो उसको आप क्या करेंगे? भाई ये तो चलो अपने घर पे मैच देखा और कुछ सीटी बजा दिया या कुछ ही मना लिया, लेकिन आपके कैप्टन ने तो उसको मुबारकबाद दिया, तो उसके बारे में तो आप कुछ बोलते नहीं। अब फिर उसके बाद वो उधर से हटे तो शामी के खिलाफ आ गए, और शामी के बारे में ये कहने लगे कि साहब वो जो है वो देश का गद्दार है। तो वो भी एक ख़तरनाक बात थी। और इस सिचुएशन में आप ये देखें कि फिर एक बार जो विराट कोहली है, उनके समर्थन में उसने एक अच्छा वो किया, उसने उनका बयान बहुत ही ज़्यादा वो था। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है वो स्पाइनलेस लोग हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये सामने आके बात नहीं कर सकते, और मैं ऐसी चीज़ को कभी पसंद नहीं करता हूँ। यानी उन्होंने बहुत सख्ती के साथ ये बात कही। तो इस तरह से विराट कोहली का जो स्टैंड था वो प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल है। लेकिन हुआ ये कि ये लोग जो है वो उसके भी खिलाफ हो गए, उन्होंने उसको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और फिर ये एक इतना ख़तरनाक आया कि जिसमें वो ये बात किया गया कि हम जो है वो उसकी तस्वीर का इंतज़ार करें, 9 महीने की बच्ची है, उसके बारे में आप इस तरह की बातें कहते हैं।
तो और फिर उसमें भी एक पॉलिटिक्स ये हो गई कि एक साहब ने रिसर्च करके बताया कि ये पाकिस्तानी है जिसने ये लिखा, और फिर क्योंकि उसने नाम से उसका वो पकड़ा, लेकिन फिर एक और ने रिसर्च करके उसका नंबर निकाल के उसका नंबर मैच किया पुराने वाले से, और वो एक हैदराबाद का, अपने हिंदुस्तान के हैदराबाद का नौजवान है। तो अब यह है कि आप जो है वो इस लेवल पे चले जाएं कि एक प्लेयर पे, और प्लेयर के बाद उसके परिवार पे, उसके बच्चे पे, और फिर उसको भी घुमा के पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सब करने लगे। तो ये बहुत ख़राब बात है। इससे पता चलता है कि जो हमारी साइकोलॉजी है, मानसिकता है हमारे देश में, वो कितनी गिरती जा रही है। और उसमें अफसोस की बात यह है कि जो हमारे राजनेता हैं, इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो लोगों की मानसिकता को ठीक करें और ख़ुद उसके सामने रोल मॉडल बने। लेकिन उल्टा हो रहा है, वो खुद जो है उसको और ज़्यादा बिगाड़ने में वो कर रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। जबकि ये देखा भी जा रहा है कि इस मैच के बाद इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है ताकि इससे कुछ वोट हासिल किए जा सके और हिंदू मुस्लिम की और खाई को गहरा किया जा सके। इसका कोई संभावना, ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं, और ना इसकी कोई संभावना है। नहीं, जिस हिसाब से वो देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है, हाँ, देशद्रोह का मुकदमा लगाया वो, लेकिन ये कि वो गलत हुआ। मतलब है कि उन स्टूडेंट्स ने सॉरी बोल दिया, और उस कॉलेज का मैनेजमेंट, आगरा के कॉलेज का मैनेजमेंट भी उन बच्चों के साथ है। उसमें एक बुराई ये हुई कि जब उनको कोर्ट में ले जाया गया तो उन पर कुछ वकीलों ने हमला, एक वकील ने तो हमला कर दिया। ये बहुत बुरी बात है। तो लेकिन ये कि पुलिस ने कहा कि हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, और मेरा ख्याल है कि वो केस अदालत में चल नहीं पाएगा। मतलब ठीक है, मीडिया में आप उसको थोड़ा बहुत बुना लें, लेकिन कोर्ट जो है वो, जैसा कि मैंने आपको हवाला दिया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं कि वो जो है वो कोई सेडिशन का केस नहीं बनता, बल्कि कोई अपराधी नहीं बनता। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि क्यों हमारे प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? उन पर किस तरीके का दबाव है, या उनकी ट्रेनिंग बराबर नहीं हो पा रही है? सबसे मेन रीज़न क्या है कि जो भारत सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि जो विश्लेषक हैं, बड़े बड़े क्रिकेट के विश्लेषक, वो जो है वो पेश कर रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पहले कोरोना की वजह से खेल बंद हो गया। क्रिकेट का कमर्शियलाइजेशन बहुत हो चुका है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारा पैसा इसमें लगता है, और उनका अगर इश्तिहार ना दिखा जाए, क्रिकेट ना हो, तो वो पैसे आप ले नहीं सकते, पैसे वापस करने पड़ते हैं। और फिर उसकी एक दूसरी भी कहानी है, जुआ की, जो खेला जाता है, हर बॉल पे खेला जाता है, उसको तो खैर छोड़ दीजिए, वो कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, लेकिन लोग सब जानते हैं कि अब हुआ क्या कि जब कोरोना का असर ख़त्म हुआ पिछले साल इन्हीं दिनों में, तो जितने मैच रोक नहीं हुए थे वो बीसीसीआई ने कराने शुरू कर दिए। ये पहली गलती है कि एक साल में आपने 2 आईपीएल करा लिए, और उसके बाद में इसके अलावा 76 इंटरनेशनल मैचेस हुए। तो आप ये सोचिए कि 2 आईपीएल के 2 टूर्नामेंट का मतलब है कि 100 से ज़्यादा दिन जो है वो मैचेस चले, और उसके बाद 76 ये 120 दिन तकरीबन वो बनते। तो वो एक था जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स जो है वो मैदान में थके हुए दिखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज। आप ये देखें कि 2 महीने पहले आईपीएल के एंड से पहले खुद विराट कोहली ने कहा था कि अब हम लोगों को आराम की ज़रूरत है। और अब ये जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ इंडिया के साथ, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आज कामयाब बॉलर है बुमराह, जिसने दोनों विकेट न्यूजीलैंड की थी, उसने भी ये बात कही कि हम लोग जो है वो थके हुए हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड को प्लान करना चाहिए था कि दुनिया का जब सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट हम खेलने जा रहे हैं, तो उसके पहले जो है वो प्लेयर्स को आराम दिया जाता। ये बात सही है, बुमराह ने कहा कि हम लोगों को बहुत सहूलत दी जा रही है, बहुत आराम दिया जा रहा है, लेकिन हम परिवार से दूर हैं, हम फैमिली से दूर हैं, और ये चीज़ हमको वो कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो एक फैक्टर है कि प्लेयर को आपने निचोड़ दिया। जैसे आप गन्ने में एक बार डाले, जब जूस निकला, दूसरी बार डाले, तीसरी बार निकले, जूस नहीं निकल रहा। आप देखें प्लेयर जो है वो थके हुए लग रहे हैं, क्योंकि एक आदमी का वो था। उसके अलावा आप ये देखें कि जो बोर्ड है जिसने लालच में प्लेयर्स को थकाया, उसने और भी गलतियां की। मसलन ये
कि इंडियन टीम के जो मैनेजर थे या जो मेंटर थे वो बंगाल के प्लेयर, क्या नाम, सौरव गांगुली। सौरव थे। अब इन्होंने क्या किया कि पता नहीं, वो शायद वो बीजेपी के कैंडिडेट इलेक्शन पे लड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने, या उसके लिए तैयार नहीं हुए। तो हमारे जो अजय शाह साहब हैं, अमित शाह साहब के बेटे, उन्होंने एन टूर्नामेंट के पहले जो है वो जो हमारे एक्स कैप्टन थे उन धोनी, उनको टीम का मेंटर बना दिया। तो हुआ ये कि धोनी तो कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, लेकिन वो जो थे गांगुली, उनकी दिलचस्पी कम हो गई, वो दूर हो गए। तो वो जिस तरह से कैप्टन को मदद कर सकते थे, जिस तरह से वो टीम को मेंटर में हौसला बढ़ा सकते थे, वो चीज़ से टीम महरूम रह गई। इसके अलावा आप ये देखें कि टीम के अंदर भी थोड़ा सा झगड़ा है। अभी विराट कोहली ने कहा कि मैं रिटायर होऊंगा, तो ये होता था कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन फिर ये हुआ कि वो इसके बाद रिटायर होंगे, एक फॉर्मेट से रिटायर होंगे, और विराट कोहली ने उनको वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया। तो जो एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में सब लोग ये सोचते हैं कि वो विराट कोहली के बाद कैप्टन बनने वाला है, उसको आप वाइस कैप्टन भी ना बनाए, तो इसका भी थोड़ा सा टीम के अंदर असर पड़ता है, थोड़ी सी गुटबाजी टाइप की चीज़ होती है। तो उसका भी कोई ना कोई, इस वजह से पूरी टीम जो है वो एक यूनिट की तरह नहीं खेल सकी। तो इस तरह से अनेक कारण हैं जिसकी वजह से वो टीम जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है ऑन पेपर, उसका परफॉर्मेंस जो है वो मैदान में वैसा नहीं आ पा रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी विशेष बातचीत डॉक्टर सलीम खान साहब के साथ, और हमने विश्लेषण किया कि क्यों भारत जैसी मजबूत टीम अपने 2 मैचेस हार गई और क्या वजह थी। जैसे कि डॉक्टर सलीम साहब ने बोला कि मेन वजह तो ये दिख रही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी दिनों से मैच खेलने के कारण जो है वो काफ़ी थक चुके हैं। हम ये आशा करते हैं बोर्ड से कि वो पैसे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की तरफ ध्यान ना दे करके खिलाड़ियों की सेहत की तरफ ध्यान देगी, और जब खिलाड़ी को सेहत की तरफ ध्यान दिया जाएगा, उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, तो ज़रूर यही टीम हमारी वर्ल्ड कप भी लेकर के आएगी और दूसरे जो मैचेस होंगे उसमें भी हम विजय होंगे। इसी बात के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।